स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कक्षा 11 के छात्रों को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ संरक्षी बल और असंरक्षी बल। बच्चों, मेनली दो प्रकार के बल होते हैं, एक होता है संरक्षी और दूसरा होती है असंरक्षी बल। तो संरक्षी बल किससे कहते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं बलों के प्रकार। नंबर 1 पहला है कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको कहते हैं संरक्षी बल। ठीक है। और दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसको कहेंगे असंरक्षी बल। बच्चों, संरक्षी बल वह बल है जिसमें किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है, उसके गमन पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। वह बल कहलाता है संरक्षी बल। आप समझिए कि माना कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ये P बिंदु पर है, ठीक है, और ये जो है किसी उस पर कार्य करके वो यहां पर पहुंचा Q पर। तो P Q बीच में जो है माना ये PQRS, यहां पर जो पॉइंट है, इसने जो पाथ कवर किया P से वस्तु कहां आ गई, S तक आ गई। तो संरक्षित बल वह बल है जिसमें वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है, वो किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, उसके गमन पथ पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु जो है PQS जो इसका गमन पथ है उस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि किस पर निर्भर करता है, उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। चाहे वस्तु इस तरीके से आई हो, चाहे वस्तु जो है इस तरीके से यहां पर पहुंची हो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे S और R। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इस तरीके। अर्थात संरक्षी बल आप समझ गए होंगे, संरक्षी बल वह बल है जो क्या करता है, संरक्षी बल वह बल है जिसके द्वारा किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है, वो उसके ट्रेवलिंग पाथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसकी जो व्याख्या कहेंगे बच्चों, कोई वस्तु है वो PQR, इसका जो ट्रेवलिंग यहाँ पे कार्य है वो कार्य हो जाएगा किसी वस्तु के द्वारा जो किसी वस्तु के द्वारा बिंदु PQS पथ से विस्थापन किया गया, तो जो कार्य हो गया P से वस्तु को P से Q तक, P से S तक पहुंचने में किया गया कार्य, वो कार्य हो जाएगा WPQS। ठीक है, P से S तक जो कार्य होगा, P से S तक विस्थापित करने में, बिंदु को P से Q तक जो है वस्तु को P से QS तक विस्थापित करने में जो कार्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य। और यदि हम विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अभी तो इस दिशा में हो रहा है, यदि इसके कार्य हो जाएगा, यदि हम विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, S से P में कार्य करेंगे, वस्तु को S से P तक विस्थापित करने में, ठीक है, वस्तु को P से S से P तक विस्थापित करने के लिए जो कार्य होगा, कार्य हो जाएगा
WSQP। इसकी जो दिशा हो जाएगी वो क्या है, धनात्मक है। या बच्चों हम इस तरीके से कहेंगे कि जो कार्य होगा, यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, और यदि हम दूसरे पाथ से इस P से प्रारंभिक बिंदु जो P है और अंतिम बिंदु S है, यदि हम यहां तक पहुंचने में हमने ये पाथ कवर किया, यदि हम दूसरे पाथ से दूसरे रूट से हम आते हैं और P से T होते हुए हम यदि S आ रहे हैं, तो वस्तु को P से T तक, P से T तक होते हुए S तक पहुंचने में किया गया कार्य, वो कार्य हो जाएगा बच्चों WPTS। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जो किसी बल के द्वारा किसी वस्तु को P से S तक विस्थापित करने में, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में, उसके बीच के पथ को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, बीच के पथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस पर क्या करता है, उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। और उनका जो दोनों ओर, जो दोनों दिशाओं में जो बल के विरुद्ध जो कार्य होगा, बल की दिशा में तथा बल के विरुद्ध जो कार्य होगा, वो क्या होता है, शून्य होता है। मतलब आप कह सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा आपका, यदि आप देखेंगे इसको, तो इसको आप देखेंगे कि WPQS इज इक्वल टू माइनस WSQP बराबर WPTS। तो हम इसको कह सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों हमारा PWPTS प्लस WSQP बराबर 0। अर्थात यहां पर जो संरक्षित बल होगा, संरक्षित बल यदि हम पथ में, दोनों पथ में P से S तक या S से P तक जाने में जो किया गया कार्य होगा, दोनों का योग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यदि हम उसको जोड़ेंगे तो दोनों का जो योग हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संरक्षित बल होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। और संरक्षित बल के जो उदाहरण हैं, आप कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक संरक्षित बल है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा वो संरक्षित बल है। ठीक है, तो बच्चों जहां पर संरक्षित बल वह बल है जहां जो है एक वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में उसके बीच का पथ निर्भर नहीं कर रहा, बल्कि उस प्रारंभिक और अंतिम स्थिति उसकी निर्भर करती है। उसका टोटल जो संरक्षित बल जो होता है वो क्या हो जाता है, उसका टोटल योग क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। ठीक है, और उनका जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, उसकी जो है उसके वो दोनों बल, केंद्रीय बल, संरक्षित बल हमेशा कौन सा बल कहलाएगा, केंद्रीय बल कहलाते हैं। और केंद्रीय बल मतलब वो दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, अनुदिश होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है संरक्षित बल हमारा जो है कौन सा बल है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल जो है वो संरक्षित बल है। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है वो संरक्षित बल है। इसी प्रकार से स्थित प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है ये जो होती है वहां पर भी क्या है, संरक्षित बल है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स जो है हमेशा किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। दूसरा बच्चों, दूसरा जो फोर्स है वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अर्थात असंरक्षित बल। और असंरक्षित बल वह बल है जो क्या करता है कि वस्तु को एक, ये हमारा जो दूसरा वाला है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षित बल वह बल है जो दो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, एक वस्तु की एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाने में, अथवा उसकी स्थिति के विरुद्ध, उसकी प्रारंभिक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य, या उसकी स्थिति के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, उसके गमन पथ पर क्या करता है, निर्भर करता है। अर्थात किसी वस्तु को हम यदि A से B तक ले गए तो B
ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो बल की दिशा में, किसी वस्तु पर बल की दिशा में किया गया कार्य, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में किया गया जो कार्य, इस पर बल लगाया, बल की दिशा में हमने कार्य इधर किया, ठीक है। या चाहे हमने बी से ए की ओर कार्य किया, तो दोनों स्थितियों में किस पर निर्भर कर रहा है, उसके जो ट्रेवलिंग पाथ पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है कि दोनों स्थितियों में जो असंरक्षित बल है वो उसके चलेगी पथ पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि जो संरक्षित बल है जैसे घर्षण बल है, ठीक है, कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर क्या करती, एक वस्तु दूसरे दोनों वस्तुओं के मध्य क्या हो रही है, गति हो रही है। जब दो वस्तुओं के मध्य गति हो रही है तो उनकी गति का एक बल विरोध करता है, जो उनकी गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, सापेक्ष गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, जो घर्षण बल है। घर्षण बल हमने पढ़ा, तो घर्षण बल क्या है, संरक्षित असंरक्षित बल है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये तो हमारा जो है क्लियर हो गया। और संरक्षित बल क्या होता है, संरक्षित बल असंरक्षित बल जो है, असंरक्षित बल हमेशा वस्तु के बीच जो चली गई दूरी है, किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य या उनके विरुद्ध किया गया कार्य, उनके पथ पर क्या करता है, निर्भर करता है। इस प्रकार के बल को हम कहते हैं असंरक्षित बल, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, अर्थात ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को आप जानते हैं, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं। यदि ये कोई विलगित निकाय है और उस विलगित निकाय की जो कुल एनर्जी होगी वो क्या होती है, संरक्षित रहती है, नियत रहती है, ठीक है। तो जो टोटल ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड की जो एनर्जी क्या है वो क्या होती है, नियत होती है। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा होगा कि ऊर्जा को रूपांतरण करते हैं, ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में करते हैं। जैसे हमारा जो है वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा को हमने प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट किया, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा को हमने यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप देख रहे होंगे कि हमेशा जो है विद्युत ऊर्जा को हमने किसमें कन्वर्ट किया, उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो विद्युत का ही हम किस तरीके से कई रूपों में हम उसको परिवर्तित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो है आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का हम जो है इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग करते हैं। तो ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करना, परिवर्तित करना, रूपांतरित करना, वो कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसी प्रकार से बच्चों हमारे पास जो है एक यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरा हमारे पास है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। जो किसी वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि इसमें जो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण मतलब इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है। यांत्रिक ऊर्जा किससे कहेंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है, वो कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यांत्रिक ऊर्जा देखिए बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, नियतांक, एक दूसरे के नियतांक होती है। या हम इसको कहते हैं कि यांत्रिक जो ऊर्जा संरक्षण है, यांत्रिक ऊर्जा किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है तथा स्थिर ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो स्थिति हमारी इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर जो स्थिति हमारी बनेगी बच्चों वो बनेगी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है बच्चों, किसी वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है, अर्थात उस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है और उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है, उन दोनों का जो योग है वो क्या है, वो संरक्षित रहती है। मतलब दोनों का योग क्या है, नियत रहता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं और उसको हम डिनोट यू से भी करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। अर्थात
किसी भी वस्तु की जो यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा है, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, वो नियतांक होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों का योग जो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी का योग क्या होता है, नियत होता है। और बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा के बराबर माइनस डेल्टा यू। अर्थात हम कह सकते हैं इस समीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, डेल्टा के का मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि, डेल्टा यू मतलब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो बोलने का मतलब बच्चों ये है कि जब इस समीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में भी क्या होती है, कमी होती है। तो इस समीकरण के आधार पर हम इसको समझा सकते हैं कि किसी वस्तु की यदि गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है अभी मैं आपको बताने वाला हूं मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो मुक्त रूप से गिरते हुए फिर जो है यदि कोई पिंड गिर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो पिंड कहाँ गिर रहा है, पृथ्वी पर गिर रहा है, तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। इसको हमने निकालना है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित का मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, नियत होती है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, मानते हैं कि माना कोई एक पिंड ए है जो पृथ्वी तल से h मीटर की ऊंचाई पर कोई पिंड ए है और जिसकी हाइट है h। ठीक है बच्चों, ठीक। अब इस वस्तु का A से B तक गिरने में मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड, तो हम दिखा रहे हैं कि माना इस पिंड का द्रव्यमान क्या है, m है, और ये पिंड जो है पृथ्वी तल से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान m है। यदि ये वस्तु जो है A से B वाली स्थिति पे आता है, यहां पे आया, ठीक है, A से B वाली स्थिति पे आया, ठीक, और फिर जो है ये आया C वाली स्थिति पे। ठीक है, तो इसकी 3 स्थितियां मैंने आपको बताई, A, B और C। तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। अर्थात हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या निकालना है, समान निकालना है। तो बोल यहाँ पे देखिए, माना इस पिंड का द्रव्यमान m है और यहाँ पर इसकी का जो अंतिम वेग है वो 0 है। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v, और v क्या है, 0। तो जब वस्तु A से B पर आई, वस्तु कहाँ आई, A से B पर आई, तो उसने डिस्टेंस तय करी कितनी, x दूरी तय करी। ठीक है, और फिर जो है यदि वस्तु जो है A से सीधे कहाँ आई, C पर पहुंची, वहां पर जो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, यदि ये डिस्टेंस हम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपकी क्या है, h, और ये यहां से A से B की स्थिति क्या होगी, x, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x माइनस x। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो अब हमने जो है माना, हम कैसे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर पिंड का अंतिम वेग क्या है, 0 है, अर्थात v इज इक्वल टू 0। कौन सी कंडीशन पे, A पर। तो यहां पर जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी स्थिति A पर, बिंदु A पर, इस स्थिति A पर हमने क्या निकालना है, सबसे पहले पिंड की गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, पिंड A पर वस्तु की जो गतिज ऊर्जा हमने निकाली, तो चूंकि आप जानते हैं किसी वस्तु की
गति के कारण, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे गति नहीं हो रही है पिंड में, तो पिंड की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, पिंड की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी जिसको हम के बोलते हैं, और के बराबर हो जाएगा ½ mv²। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे पिंड की गतिज ऊर्जा, अंतिम वेग यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हमारी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि हम क्या रखते हैं 1/2 m इंटू v की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो ये 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी, 0। अब बिंदु ए, स्थिति ए पर पिंड की, ये तो गतिज ऊर्जा निकाली, अब हम निकाल रहे हैं पिंड की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। पिंड की स्थितिज ऊर्जा यदि हम निकालते हैं तो आप जानते हैं U बराबर क्या होता है, mgh। ठीक है, तो mgh है, तो आप देख ही रहे हैं कि कोई पिंड जो है h मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो यहां पर किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो एनर्जी उसमें संचित रहती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो ये इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो स्थिति ए पर पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमारी हो जाएगी, वो हो जाएगी E = K + U। तो K 0 है, U है हमारा mg है, तो टोटल आ गया बच्चों mgh। ओके, अब हमने जो है दूसरी स्थिति में निकालना है। हम निकाल क्या रहे हैं, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा। तो स्थिति ए पर हमने यांत्रिक ऊर्जा निकाल दी। अब बच्चों हम निकाल रहे हैं दूसरी स्थिति पे, निकालेंगे हम स्थिति बी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा। स्थिति बी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा। स्थिति बी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा हम निकालेंगे, तो आप देखेंगे बच्चों कि पिंड की प्रारंभिक स्थिति ए थी, और पिंड जो है ए से हमने बी स्थिति में हम लाए, तो उसमें विस्थापन कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी जो है हम यहाँ पे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसकी जो है स्थिति बी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, तो सबसे पहले हम निकालें पिंड की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी E + K, क्या निकलता है। ठीक है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, जो पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी बच्चों, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या निकालना बच्चों। सबसे पहले आप जो है वस्तु जो है पिंड जो है ए से बी पर गया, तो यहाँ पर जो है उसमें क्या हुआ, विस्थापन हुआ, वेग उसका जो है अंतिम वेग जो है उसका जो है वेग उसमें जो है बड़ा, प्रारंभिक वेग उसका 0 है और अंतिम वेग उसका बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो है गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से आप जानते हैं v² बराबर u² + 2as। अब आप जान रहे हैं v बराबर हमारा क्या है, va है। ठीक है, ठीक है, यहां पर जो है पिंड की गतिज ऊर्जा, यहां पर जो है पिंड की गतिज ऊर्जा v बराबर क्या हो गया आपका, vb। यहां पर जो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी vb निकालना है, और s हमारा है, s हमारा क्या हो गया, s की वैल्यू हमारी है, s की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रारंभिक वेग इसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं v² बराबर u हमने 0 रख दिया + 2a और s की विस्थापन ये हमारा हो गया x। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा v² बराबर 2ax। ठीक है, अब a की जगह पर क्योंकि हम किसके काम कर रहे हैं, ये a क्या है, रेखीय त्वरण है, तो a क्या हो जाएगा हमारा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है a की जगह पे क्या रख देंगे, 2gx। समझ में आ गया कि जब वस्तु जो है, पिंड जो है a से b वाली स्थिति में आया, तो वहां पर उसका जो रेखीय त्वरण होगा कि कौन सा त्वरण है, इसमें गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। a की जगह पे हमने g रखा, तो गति के तीसरे समीकरण से हमने v की जगह पे क्या है, vb है, तो यहाँ पे हमने vb निकाल दिया, यहाँ पर वेग निकाल दिया, कहने का पिंड का वेग हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब आप जानते हैं गतिज ऊर्जा का समीकरण हमने निकालना है, पिंड का A से B तक पहुंचने
में गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ बच्चों हमारा हाफ एम वी बी, क्योंकि बेग किसका निकालना है, वी बी, यहाँ पर बेग क्या है, वी बी है, यहाँ पर बेग क्या है, वी सी है, और यहाँ पर बेग क्या है, वी ए है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेग हो जाएगा 1/2 एम, ये हो जाएगा 2gx, क्या हो जाएगा 2gx, 2 से 2 g कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा mgx। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है यहाँ पे निकाल गया पिंड A पर, पिंड A से B तक पहुंचने में जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी mgx। अब बच्चों हमने निकालना है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। स्थिति B पर पिंड की, स्थिति B पर पिंड की, स्थिति B पर पिंड की जो है, स्थिति B पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्थिति, इसकी डिस्टेंस क्या है g माइनस एक्स, तो इससे चूंकि हमने स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mg h माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको देखिए, तो ये बच्चों हमारा जो है ये स्थितिज ऊर्जा निकल गई, और गतिज ऊर्जा आप जान रहे हैं। तो स्थिति B पर पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा E बराबर हो जाएगा U प्लस K या K प्लस Q। तो ये हो जाएगा बच्चों E बराबर हो जाएगा एक गतिज ऊर्जा mgx प्लस mgh माइनस mgx। इसको हमने खोल दिया, ये हो जाएगा mgx से mgx कैंसिल, तो यहाँ पर भी हमने जो निकाल लिया mgh। तो यहाँ पर भी जो यांत्रिक ऊर्जा क्या है वो संरक्षित है। ए वाली स्थिति पे भी वही आया था हमारा mgh, बी वाली स्थिति पर भी जो है यांत्रिक ऊर्जा नहीं आई। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में स्थिति सी पर हमने निकालना है स्थिति सी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी E बराबर K प्लस P या K प्लस U। हमने कहा किसी वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है, नियत रहती है, अर्थात काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है, नियत रहता है। तो यहां पर हमने जो है पिंड की गतिज ऊर्जा निकालते हैं, पिंड की गतिज ऊर्जा कहां पर, स्थिति सी पर पिंड की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। और यहाँ पे vc क्या हो जाएगा, चूंकि आप जान रहे vc पृथ्वी तल पर पहुंच गया, तो पृथ्वी तल पर इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया, तो vc क्या हो गया, 0 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो स्थिति हो जाएगी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो स्थिति हो जाएगी उसकी वो हो जाएगी mv स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों देखेंगे आप, जो कण का जो वेग हो जाएगा, यहाँ पे कण का वेग हम यहाँ पे निकालते हैं, कण का वेग हमारा यहाँ पे यहाँ पे कण का जो वेग होगा बच्चों, स्थिति सी पर जो आप हाइट देख रहे हैं वो क्या है, स्थिति सी पर x बराबर क्या है, 0 है। यहाँ पर जो है पिंड की स्थिति में जो है मतलब हाइट यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये पृथ्वी तल पर टकराएगा। तो यहाँ पर जो है हमने vc निकालना बच्चों। वस्तु जब कहां से आई, यहाँ A से सीधे कहां पहुंची, A से जो है सीधे C पर पहुंची, तो उस कंडीशन में मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी, वहां के लिए बच्चों हमारा जो सूत्र है, हम जो है सूत्र निकालते हैं। सूत्र है हमारा जो है गति के तीसरे समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब आप जानते हैं v बराबर क्या है, vc, u क्या हो गया 0 और a क्या हो गया g। क्योंकि ये पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण की ओर नीचे को वस्तु आ रही है, तो यहाँ पे हम रखेंगे vc का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा u 0 हो जाएगा,
और 2g और ये क्या हो जाएगा, s की जगह पे हमारा क्या है, h है। s की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, s की जगह पे h हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है 2gh आ गया। vc स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो पिंड की गतिज ऊर्जा बच्चों हम जानते हैं, पिंड की गतिज ऊर्जा, पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mvc का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे आप 1/2 mvc का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2gh। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हुई mgh। काइनेटिक एनर्जी तो निकल गई। अब हमने बच्चों यहाँ पे निकालना है, यहाँ पर बिंदु C पर या स्थिति C पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U बराबर mgh। अब चूंकि आप जान रहे हैं h बराबर क्या है, यहाँ पे स्थिति C पर h बराबर क्या है 0, तो ये हो जाएगा U बराबर mg इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों तो स्थिति C पर जो कुल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी mgh, स्थिति C पर जो गतिज ऊर्जा है वो mgh, और स्थिति C पर जो गतिज ऊर्जा है वो mgh, और स्थिति C पर जो स्थिति ऊर्जा है वो 0 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में भी जो E आया वो आया आपका mgh। तो बच्चों तीनों कंडीशनों में आपने देखा होगा, तीनों कंडीशनों में हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है, तीनों कंडीशनों में जो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है। तो हम कह सकते हैं कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है। तो बच्चों यदि हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो ग्राफ से हम इसको समझेंगे। ग्राफ हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, ये जो है पिंड का जो स्थिति हो जाएगी बच्चों, देखिए ये दिखाएगा इस तरीके से। तो ये जो है ये गतिज ऊर्जा होगी, ये क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हमारी जो स्थिति होगी, इस स्थिति के कारण जो है हमारा जो है, मैं इसको आपको ग्राफ, पृथ्वी तल की ऊंचाई, इसको हम बोलेंगे पृथ्वी तल की ऊंचाई। ये पृथ्वी तल की ऊंचाई होगी, ये क्या हो गया, ऊर्जा। तो आप देख रहे हैं पृथ्वी तल की ऊंचाई यहाँ पे h है। ठीक है, तो जब पिंड जो है आप देख रहे हैं, ये जो है स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, ये जो है गतिज ऊर्जा है, और ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ये E के, ठीक है, डेल्टा के, और ये देगा डेल्टा P या डेल्टा U। ये दोनों क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। देखिए ये बढ़ रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, स्थितिज ऊर्जा, दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, संरक्षित रहता है। तो तीनों स्थितियों में आपने देखा होगा, तीनों स्थितियों में जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है, नियत रहता है। अर्थात जब पिंड A पर था तब भी यांत्रिक ऊर्जा नियत थी, B पर पिंड पहुंचा तब भी यांत्रिक ऊर्जा नियत है, C पर पहुंचा तब भी यांत्रिक ऊर्जा नियत है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि तीनों स्थितियों में ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। धन्यवाद।